अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का फिनोमेना अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, स्टैंडिंग वेव्स में हो क्या रहा होता है, वो किस तरह से ट्रैवलिंग वेव से मुख्तलिफ होती हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, इनकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं और इनके दरमियान में डिस्टेंसेस कितने होते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माजी में जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सारे के सारे हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्हा सा मोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा भैया, आगे चलने से पहले जो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 8 इंटरफेरेंस वाला जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव सिखाया था, और लेक्चर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला, वो आपका कवर होना चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलेंगे जहां पे उन पर्टिकुलर लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा बहुत पार्ट तो रिवाइज करूंगा जितना आपका इस लेक्चर में चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं पर ज़्यादा डिटेल चाहिए हो कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है तो आप फिर लेक्चर 8 या 9 को रेफ़र कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो चलो मिसाल से समझना शुरू करते हैं। देखो मेरा बेटा, हमारे पास मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बंदा है, इसका नाम ए है और इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे मेरे पास एक कोई बंदा है और इसका नाम मेरे बच्चे क्या है, बी है। ऐसे मस्त स्ट्रिंग है, रस्सी है, एक एंड से ए ने पकड़ा हुआ है, एक एंड से बी ने पकड़ा हुआ है। अब ए क्या करता है, अपने एंड पे रस्सी को ऐसे जर्क देता है, झटका देता है। ठीक है, ऐसे करता है। जब ऐसे झटका देगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक पल्स क्रिएट होगी और ये पल्स आगे की तरफ मूव करेगी। बी अपने एंड पे क्या करता है, बी भी इस तरह से एक पल्स क्रिएट करता है और बी वाली पल्स ऐसे मूव कर रही है। सोचो, ए ने ऐसे किया, पल्स आगे जा रही है, बी ने भी ऐसे ही किया वहाँ से, तो पल्स इधर आ रही है। अब ये पल्स चाहती क्या है, मान लो ये पल्स चाहती है कि जो पार्टिकल है मीडियम का, यहाँ पे स्ट्रिंग मीडियम है, तो वो पार्टिकल y1 डिस्प्लेसमेंट कवर करे, पल्स आगे जाएगी तो वापस y1 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये चाहती है कि पार्टिकल क्या करे, y2 डिस्प्लेसमेंट कवर करे, पल्स आगे जाएगी तो पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास एक कोई पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, गौर से सुनते जाइएगा, ये सारा फिनोमेना हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये दोनों पल्सेस ऐसे ट्रेवल करती हुई इस एक पॉइंट पर आती हैं और साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो अब इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी y1 प्लस y2। ये है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यानी कि एक किसी भी पॉइंट पर जब मल्टीपल वेव्स एक ही वक्त में आकर मिलेंगी तो वहां पर जो पार्टिकल की नेट डिस्टरबेंस होगी वो वेक्टर सम होगा सारी की सारी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का या इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस का। ये डिस्टरबेंस ही है बेसिकली। क्लियर हो गया? ठीक है सर, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। अब इसी को एक स्टेप आगे लेके चलो। सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स की वो डेफिनेशन बता दूं जो आपकी किताब में लिखी हुई है, फिर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे और कॉन्सेप्ट का फील लेके जाएंगे कि स्टेशनरी वेव्स होती क्या है। मान लो मेरा बेटा आपके पास ऐसे एक वेव ऐसे ट्रेवल करती आ रही है और मान लो मेरा बेटा यहां से एक वेव ऐसे ट्रेवल करती आ रही है और ये दोनों जो वेव्स हैं ये मेरे बच्चे हैं आइडेंटिकल वेव्स। कैसी वेव्स हैं? आइडेंटिकल वेव्स। सर आइडेंटिकल वेव से क्या मुराद है? आइडेंटिकल वेव से मुराद है इनका v, इनका f और इनका लैम्डा। ये सब चीज़ें आपस में कैसी होनी चाहिए भाई साहब? सेम होनी चाहिए। आइडेंटिकल वेव्स हैं तो ये सब चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है? और एक ही मीडियम में ट्रेवल करती हुई आ रही है, आपको नजर ही आ रहा है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है? मीडियम सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अरे भैया दोनों ऐसे जा रही होती तो सेम डायरेक्शन होता ना। अभी ये कैसे आ रही है, कैसे आ रही है? गौर से सुनना, दो आइडेंटिकल वेव्स एक ही मीडियम में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आए और एक पॉइंट पे मिलें, इंटरफेयर करें तो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर हो गया? बेसिक सी डेफिनेशन है। सर कक समझ में नहीं आई तो अभी समझा भी नहीं रहा, अभी तो लिखवा रहा हूं। डेफिनेशन लिख लो पहले। क्या है? टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल से मुराद एफ सेम, वी सेम, लैम्डा सेम, ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन
इंटरफेयर एट अ कॉमन पॉइंट, मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। कभी कभार आपकी किताब वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब ओमेगा भी सेम है और इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या है, सेम है। भैया ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। अगर दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा भी सेम होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f। अगर दोनों वेव्स का f सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि बच्चे वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब एंगुलर वेव नंबर दैट इज 2π/λ वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसी दो वेव्स जिनका VF लैम्डा ओमेगा टाइम पीरियड एंगुलर वेव नंबर सेम है, दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न जनरेट हो रहा होगा। सर अब ये बताएं, ये आइडेंटिकल वेव्स इंटरफेयर करेंगी कैसे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक वेव ऐसे आ रही हो और बिल्कुल इसी के जैसी इसकी कॉपी पेस्ट वेव ऐसे आ रही हो, ये इंटरफेयर कैसे करेंगी और ये बनेंगी कैसे, अभी सब चीज का आंसर करते हैं। एक और चीज सर, क्या इनका जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का वो अलग अलग हो सकता है या सेम होना चाहिए? एम्पलीट्यूड के बारे में आपने कोई बात नहीं की, एम्पलीट्यूड इनका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में हाई स्कूल लेवल पर जब भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है हम एम्पलीट्यूड को सेम मान के चलते हैं। जहन में रखना, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे है बच्चे, एक बराबर है। चलो अब ये आइडेंटिकल वेव जनरेट कैसे होती हैं और इंटरफेरेंस होती कैसे है, इस फिनोमेना को समझते हैं। देखो भैया, मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये मेरे पास एक एंड पे सपोर्ट से बंधा हुआ है। क्या मतलब सर, मिसाल से समझाएं। मिसाल, सामने दीवार है, दीवार से एक रस्सा बांधा हुआ है और ऐसे मेरे हाथ में रस्सा है, ये इसका फिक्स्ड एंड है। क्लियर हो गया? अब जब मैं ऐसे झटका देता हूं, जर्क दूंगा, तो ये जो पल्स है ये दीवार तक जाएगी, जाके टकराएगी और अल्टीमेटली वहां से इन्वर्टेड पल्स वापस आएगी। क्योंकि हमें यह बात पता है डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करने पर क्या होता है, फेज शिफ्ट आता है 180 डिग्री का। तो अगर जाने वाला क्रस्ट था तो आने वाला ट्रफ होगा, जाने वाला कंप्रेशन था तो आने वाला रेयरफेक्शन होगा। तो यही बात है कि आपके पास यहां से एक पल्स ऐसे ट्रेवल करती हुई गई और यहां से जो पल्स वापस आएगी, इसके बाद जो पल्स वापस आएगी मेरा बेटा, वो इस तरह से ये पल्स वापस आ रही होगी। इसको आप कहोगे इंसिडेंट वेव, इसे आप कहोगे रिफ्लेक्टेड वेव। और जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना पढ़ाया था इससे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में, वहां भी आपको ये बात बताई थी कि हम बिल्कुल आइडियल केस पढ़ते हैं कि जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होती या ट्रांसमिशन नहीं होती और कोई एनर्जी लॉस नहीं होता ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। समझिएगा इस बात को, एनर्जी लॉस भी क्या है, जीरो है। समझिएगा बात को। देखो, जब कभी भी एक वेव आकर किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है तो इसका कुछ पार्ट वापस आता है, रिफ्लेक्ट करता है REFLECT, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है REFRACT, मीडियम चेंज करता है। तो आप नोट करो, हम क्या मान के चल रहे हैं, आइडियल सिनारियो, रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, यानी कि कोई पार्ट दूसरे मीडियम में नहीं गया, एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो जो एम्पलीट्यूड का वेव टकराया था वही एम्पलीट्यूड का वेव वापस आया। अब आप याद करो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हमने ये बात पढ़ी थी, जब रिफ्लेक्शन हो रही होती है, रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आना, वेलोसिटी वेव की चेंज नहीं होती क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता, वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। जाने वाले वेव भी इसी मीडियम में थी स्ट्रिंग के, आने वाले वेव भी इसी मीडियम में स्ट्रिंग के। फिर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पे। इस वेव को प्रोड्यूस किसने किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो यहां फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो वो तो चेंज नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब रिफ्लेक्शन में V भी कांस्टेंट, F भी कांस्टेंट, तो लैम्डा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। गोया के अगर आप फिक्स्ड एंड से या फ्री एंड से, फ्री एंड में भी ऐसे ही होगा, फिक्स्ड एंड में क्या होता है, क्रस्ट जाता है तो ट्रफ आता है, फेज शिफ्ट आता है 180 डिग्री का, फ्री एंड में क्या है, क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही आएगा। यानी कि रिफ्लेक्शन के अंदर आप इसको यूं कह सकते हो कि जब कभी भी आपकी वेव रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी वेव रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपके पास क्या होगा भाई साहब, आइडेंटिकल वेव्स जनरेट हो रही होंगी। इतनी बात समझ आती है? तो अब जहन में आ रहा था ना क्वेश्चन, सर आइडेंटिकल वेव्स कैसे जनरेट होंगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो जनरेट हो रही है। आपने ऐसे पल्स भेजी, पल्स गई, फिक्स एंड से टकराई, इन्वर्ट होके वापस आ रही है। जाने वाली पल्स का डायरेक्शन देखो, आने वाली पल्स का डायरेक्शन देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन नजर आ रहा है? यस सर।
आइडेंटिकल वेव्स हैं वी एफ लैम्डा, जो जाने वाले का था वी एफ लैम्डा आने वाले का है। क्लियर है? अब समझते हैं इंटरफेरेंस कैसे होता है इसके अंदर। मजीद अभी इसमें एक चीज क्लियर कर लो। देखो ये तो एक पल्स का फिनोमेना था। अब समझो पल्स कैसे क्रिएट होती है। मैं रस्से को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा, अगर मैं फिर नीचे लेके जाऊं और छोड़ दूं तो एक और पल्स क्रिएट हो जाएगी, फिर ऊपर लेके जाऊं छोड़ूं तो एक और पल्स, फिर अगर मैं ऐसे ऐसे करता जाऊं तो पल्स पे पल्स पे पल्स पे पल्स क्रिएट होती जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर मैं ऐसे 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 अपने हाथ को सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं तो होगा क्या, देखो समझना जरा, आपके पास कुछ इस तरह की कहानी होगी। समझिएगा बात को जरा, सिर्फ समझाने की हैसियत से। ये पहली पल्स क्रिएट हुई जब मैंने ऐसे किया, फिर हाथ को नीचे लेके ऊपर आया तो ये पल्स हो गई, फिर ऐसे किया। अगर मैं ऐसे ऐसे करता जाऊं तो इस तरह से पल्स पे पल्स क्रिएट होकर क्या होगी, आगे जाती जाएगी। अब वहां से टकराने के बाद जो पल्स आएगी ना, जरा उसका भी यहां पे ना वेव फॉर्म में बना के दिखा रहा हूं, आप समझ लो। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हो रहा क्या है। समझ लो, अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये वेव ट्रेन है। जब वेव ट्रेन जाएगी तो यहां पे फिक्स एंड से जो टकराने का ऑर्डर होगा, जिस तरतीब में टकराएंगे, क्या मैं कह सकता हूं पहले ये क्रस्ट टकराएगा, फिर ये ट्रफ टकराएगा, फिर ये टकराएगा, फिर ये टकराएगा, और उसके पीछे कोई होगा तो आप गिनती और बढ़ा भी सकते हो। कॉन्सेप्ट का फील लेके चलो। देखो पढ़ाने को मैं आधे घंटे में पढ़ा सकता हूं, ये टॉपिक है तो सर पढ़ा दे, फिर कॉन्सेप्ट का फील नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। फिर यही होगा सारी जिंदगी आप याद करते रहोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव ने आके मिला तो स्टेशनरी वेव, सेम डायरेक्शन में हुआ तो इंटरफेरेंस। हालांकि ये भी इंटरफेरेंस है, बस यहां पे नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो है, वहां पे नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा होता है एक डायरेक्शन में। आपको फील नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट का फील लो अभी जरा। अब देखो फिक्स्ड एंड है, जब कभी भी आपकी वेव रिफ्लेक्ट करती है तो डायरेक्शन तो उसका चेंज हो ही जाता है। अगर जाने वाली वेव पॉजिटिव एक्स में थी तो आने वाली नेगेटिव एक्स में होगी, जाने वाली नेगेटिव एक्स में थी तो आने वाली पॉजिटिव एक्स में हो जाएगी। दूसरा, फिक्स एंड से टकराने पे फेस शिफ्ट आता है 180 डिग्री का। समझिएगा इस बात को भी जरा। फेस शिफ्ट कैसे आया 180 डिग्री का, जब ये क्रस्ट जाके टकराएगा, सबसे पहले ये क्रस्ट जाके टकराएगा तो सबसे पहले ट्रफ वापस आएगा। भाई जब ये क्रस्ट उसमें घुसेगा तो ट्रफ वापस आएगा, क्रस्ट गया था तो ट्रफ आया था, तो ये इस तरीके से हो गया। पहले मैं बना दूं फिर यहां देखो, समझो। अब ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव है ये मेरे बच्चे मैंने बनाई है इंसिडेंट वेव, ये मेरे बेटे मैंने बनाई है रिफ्लेक्टेड वेव। समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट का फील लो। अब देखो ये सबसे पहले आया, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये मैंने इसी की रिफ्लेक्टेड वेव बनाई है फिक्स एंड से। ये जाके टकराया तो ये आया, ये जाके टकराया तो ये आया, ये जाके टकराया तो ये आया, और ये जाके टकराया तो ये आया। समझ आ गई? अब समझो कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव जनरेट कैसे हो रही हैं। ये इतनी बात समझ आ रही ना, ये वाली बात को ना जरा जहन में रखिएगा। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव जो आ रही थी ना वो कैसे आ रही थी, ठीक है? अब इस बात को जहन में रखें। अब आप सोचो, ये एक रस्सा है जो सामने दीवार पे बंधा हुआ है, मैं अल्टीमेटली रस्से को ऐसे 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 कर रहा हूं, मैं पल्सेस क्रिएट करता जा रहा हूं। गौर से सुनना, मैं रुक ही नहीं रहा, मैं पल्सेस क्रिएट करता जा रहा हूं। ये पल्सेस आगे जा रही हैं, आगे जा रही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आगे सारी जिंदगी चलती रहेंगी, आगे तो दीवार आ गई, दीवार से जाके टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। अब हो क्या रहा है, मैं यहां से जो पल्सेस इंसिडेंट है वो प्रोड्यूस करता जा रहा हूं और वहां से रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है। इंसिडेंट वेव जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। टू वेव्स ट्रेवलिंग अलोंग द सेम मीडियम। रस्सा तो एक ही है ना, जाने वाली वेव भी उसी पर है, आने वाली वेव भी उसी पर है। टू वेव्स ट्रेवलिंग अलोंग द सेम मीडियम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आइडेंटिकल, v सेम, f सेम, लैम्डा सेम। ये जब मिलेंगी एक पॉइंट पे साथ में आ जाएंगी तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। तो गोया जब मैं ऐसे 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 कर रहा हूंगा और ये करता चला जाऊंगा तो जब रिफ्लेक्टेड वेव वापस आएंगी तो मेरी इंसिडेंट वेव से मिलेंगी, तो इस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। हाँ या ना? ये फिनोमेना है स्टेशनरी वेव्स का। ऐसे आप स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हो। अभी स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये क्या कर रही होती हैं, देखते हैं अभी इसको। और अगले लेक्चर में इसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट ड्राइव करेंगे, हार्मोनिक्स क्या हैं और ओवरटोन्स किस बला का नाम है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, आपको इसका इक्वेशन से समझाता हूँ। अब देखो मेरे बच्चे, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इसमें यहाँ पे आपके पास कुछ इंसिडेंट वेव्स हैं जो एक सर्टेन डायरेक्शन में आपके पास जा रही हैं,
और यहां पे आपके पास फिक्स्ड एंड है। सर फिक्स्ड एंड से क्यों करा रहे हैं, फ्री एंड से क्यों नहीं करा रहे? इसके बाद फ्री एंड से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे समझ के चलेंगे। ये इंसिडेंट वेव थी जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं y1 या yi कह दो, आपकी मर्जी है। और यहां मेरा बेटा आपके पास इसी स्ट्रिंग के अंदर रिफ्लेक्टेड वेव भी है जो कि आपके पास वापस आ रही हैं इस डायरेक्शन में, और इसको मैंने नाम दे दिया y2 का। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, ये जो आपका स्ट्रिंग है, गौर से देखो, ये जो आपका स्ट्रिंग है, इंसिडेंट वेव जा रही है, रिफ्लेक्टिव वेव वापस आ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो रहा होगा, हाँ या ना? देखो भैया, ये इंसिडेंट वेव जारी होगी शुरू में, तो देखो जब आपने पल्सेस क्रिएट करना शुरू करी तो रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी, मान लिया मैंने। ये इंसिडेंट वेव ऐसे गई और आप इंसिडेंट वेव पे वेव पे वेव पे वेव प्रोड्यूस करते चले जा रहे हो, तो इंसिडेंट वेव जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, तो होगा क्या, इस पूरे स्ट्रिंग में हर 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 पॉइंट पे दो ऑपोजिट वेव्स, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई वेव आपस में इंटरफेयर कर रही होंगी। तो आपके पास अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट की नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो भाई साहब जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो मेरे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है दैट इज y1 प्लस y2, ऐसे ही है मेरा बेटा। y1 को मैंने कहा हुआ इंसिडेंट वेव और y2 को मैंने कहा हुआ रिफ्लेक्टेड वेव, जो कि इंटरफेयर कर रही है इस स्ट्रिंग के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर, और मुझे उनका इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना है। मुझे अभी नहीं पता स्टैंडिंग वेव बनेगी या क्या बनेगा या क्यों बनेगा, देख लेते हैं निकाल के, ठीक है। चलो, अगर मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखता हूं तो मेरा बेटा ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी a sin kx माइनस ओमेगा टी। सर आपने ये इक्वेशन क्यों ली? क्योंकि मैंने आपको टाइम t = 0 पे इक्वेशन की ये शक्ल दिखाई है। ये सब चीजें हमने लेक्चर नंबर 3 या 4 कॉन्सेप्ट ऑफ फेज में डिस्कस की हैं कि ये शक्ल क्या है और ऐसे होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स पे जा रहा है, तो देखो साइन ऑपोजिट आ रहा है। अब जब मेरा बेटा कभी भी आपके पास वेव रिफ्लेक्ट करके आती है तो दो काम होते हैं, एक डायरेक्शन चेंज होता है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा था तो आने वाला नेगेटिव एक्स में होगा, साथ में फेज शिफ्ट होता है, तो दोनों काम कर लेते हैं भाई। ए साइन डायरेक्शन चेंज माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सर एक्स का साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज नहीं हुआ, लेक्चर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में बताइए सारी बात। और साथ में क्या होता है बेटे, फेज शिफ्ट होता है, क्लियर है। इसको आप कह दो कि भाई ये आपके पास अल्फा है, इसे आप कह दो ये आपके पास क्या है, बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो y2 विल बी इक्वल टू a साइन अल्फा के एक्स माइनस का ओमेगा टी, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस ऑफ पाई यानी कि कॉस ऑफ 180 डिग्री, आगे होता है प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस अल्फा में आता कॉस, ब्रैकेट में आता माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, आगे साइन बीटा में आता साइन 180, तो वो जीरो हो जाता, तो पूरा फैक्टर वहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब कॉस 180 कितना होता है, -1। इस माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज रहा हूं, क्यों सर? क्योंकि मेरा बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा के बाहर माइनस है आप इसको थीटा के साथ भेज सकते हो। तो देखो साइन थीटा के बाहर -1 है तो इसको अंदर भेज दिया, तो ये बन गई y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब आप नोट करना ये चीज, जब आप ये फेडरल बोर्ड की पुरानी किताब में मौजूद था और सिंध बोर्ड की जो भी नई किताब आई है उसमें भी ये डेरिवेशन मौजूद थी, ठीक है। सिंध बोर्ड की जो नई किताब है उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इंसिडेंट वेव की ये इक्वेशन है, रिफ्लेक्टेड वेव की ये इक्वेशन है, इसलिए मैं इससे करा रहा हूं, वरना a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई से भी हम कर सकते थे। आखिर में आपको उसका भी एक निकाल के दिखा दूंगा, पहले आप यहां से कॉन्सेप्ट फील कर लो। अब बच्चे जरा जल्दी से रिवाइज कर लो आपने क्या क्या सीखा है। ये मेरा बेटा हमारे पास है इंसिडेंट वेव जो कि गई है, फिक्स एंड से टकराई है। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड वेव जो कि टकरा के वापस आई है। अब इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो इनके इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है उसको देख लेते हैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो आ जाओ, यानी कि मैं y नेट की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग के ऊपर पार्टिकल की क्या होगी। तो y1 क्या दिया हुआ है मेरा बेटा, y1 दिया हुआ है a साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी प्लस ये y2 आगे दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है भाई, a साइन। और आप साथ एक चीज ये भी नोट कर लो कि मैंने दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो a और a कंसीडर किया है, प्रोवाइडेड कि एनर्जी लॉस कोई भी नहीं हुआ। क्लियर हो गई यहां तक की बात सर? अब देखो भाई साहब, अगर मैं यहां से a को कॉमन निकाल लूं, a को मैंने क्या कर दिया मेरा बेटा, कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट में, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको मैं कह रहा हूं अल्फा, इसे मैं कह रहा हूं बीटा। सिमिलरली यहां पे अल्फा ही हो जाएगा, बीटा ही हो जाएगा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो बनेगा भाई साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस साइन आएगा, फिर
कॉस अल्फा, अब अल्फा कौन है, ये है, और बीटा कौन है, ओमेगा टी। हो गया मेरा बेटा, ये इसको सॉल्व कर दिया। प्लस है तो प्लस साइन आएगा, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, अब ये अल्फा ये बीटा है, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस साइन आएगा, और कॉस अल्फा और मेरे बच्चे साइन बीटा। क्लियर हो गया, सही हो गया। अब देखो आपको इसमें से कोई चीज मरती नजर आ रही है, माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये और ये आपस में मर गया, सही हो गया। अगर आप इसको ऐड करते हो तो मेरा बेटा ये बन जाएगा ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी बन गया 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया तो नेट वैल्यू आपके पास आई 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये मेरे बच्चे आपके पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अच्छी तरह देखो इसको। पहले एक चीज और, जो मैथ्स वाले हमारे बच्चे हैं वो मेरा बेटा इसको यहां पे साइन u प्लस बी और साइन u माइनस बी के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। 2 साइन u प्लस बी अपॉन 2 और कॉस u माइनस बी अपॉन 2 से। मैंने इसलिए नहीं कराया कि लेक्चर में जेनेरिक बना रहा हूं, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए, तो ये वाले फॉर्मूले हमने कई दफ़ा पढ़े हुए तो मैंने उसी से सॉल्व कर लिया, वरना आप साइन u प्लस वी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। ठीक है, ये बन गया। अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो आपको यहां से देख के ये नजर आ रहा है कि ये एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। क्यों? ट्रेवलिंग वेव की जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन, याद करो, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। अगर हम थोड़ी देर के लिए फाई नॉट को मार्केट से शार्ट भी कर दें तो इस तरह का कुछ फैक्टर आना चाहिए था, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। याद आ रहा है? तो यहां देखो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन तो नहीं है, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। सर हो क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया अब तक। कोई टेंशन नहीं, अभी आएगा समझ में। आहिस्ता 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 ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक है, को कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो अभी सिर्फ आप इतनी बात फील करो जितनी समझाई है। जाने वाली इंसिडेंट वेव, आने वाली रिफ्लेक्टेड वेव, एक ही स्ट्रिंग में जाने वाली आने वाली वेव मौजूद है, इंटरफेयर कर रही है, तो पूरी वेव में जो उनका रिजल्टेंट इंटरफेरेंस का नेट डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ये मैंने उसकी इक्वेशन निकाली है। क्लियर हो गया? अच्छा, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, इसको देखते हैं और इसको जरा एनालाइज करते हैं कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरा बेटा, अब जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई थी ना, इस इक्वेशन को हमने करना है एनालाइज। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब हमारे पास जो है ना समझ में आएगा कि आपके पास स्टैंडिंग वेव थी क्या। 2a साइन एक्स कॉस ओमेगा टी, अच्छा इसकी और भी शक्लें हो सकती हैं, माइनस 2a साइन एक्स कॉस ओमेगा टी, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, माइनस 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। तो अलग अलग हो सकती है, वो कंपोनेंट वेव पे डिपेंड करता है। कंपोनेंट मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव, जो ये कंपोनेंट वेव है जिनके मिलने से ये वेव बन रही है। ठीक है, चलो अब बच्चे यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ना ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल्स t/4, 2t/4 यानी कि t/2, 3t/4 एंड फाइनली टाइम t इक्वल्स 4t/4। चलो देखो यहां पे जरा एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जब बच्चे मैं कहता हूं ना टाइम t इक्वल्स 0, इसका मतलब मैं यहां से ओमेगा टी का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा इंटू 0 तो क्या आएगा भाई, ये 0 आएगा। तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं ना टाइम t इक्वल कैपिटल t/4, तो देखो यहां पे रखूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू t/4, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, और ये बन जाएगा t/4। टी से टी मर जाएगा, 2 1 जा और 2 2 जा, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री। क्लियर है? तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले मैं ये ग्राफ बना रहा हूं किसके ऊपर, टाइम t इक्वल्स 0 पे, फिर बनाऊंगा टाइम t इक्वल्स t/4 पे, फिर बनाऊंगा टाइम t इक्वल 2t/4 पे, या इसको आप t/2 भी कह सकते हो, फिर बनाऊंगा टाइम t इक्वल्स 3t/4 पे, फिर बनाऊंगा टाइम t इक्वल्स 4t/4 पे, या इसको आप कैपिटल T भी कह सकते हो। टाइम t इक्वल 0 पे 0 डिग्री होगा, ये पूरा ओमेगा टी का वैल्यू रेडियन में आएगा, आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, π/2 को मल्टीप्लाई करना 180/π से। फिर t/4 पे ये हो जाएगा π/2 रेडियन या 90 डिग्री, t/2 पे ये हो जाएगा पाई रेडियन या 180 डिग्री, 3t/4 पे ये हो जाएगा 270 डिग्री या 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। तो यहाँ लिखना मैंने 270 था, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, इस पे हो जाएगा ये 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे? बस कॉन्सेप्ट को ना फोकस करके चलना कि हो क्या रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट
पता करने के बाद ना नाचते हुए जा रहे होगे, ऐसा ज़बरदस्त समझ में आएगा। चलो अब देखो, टाइम t इक्वल 0 पे जब मैं ये ग्राफ प्लॉट करता हूं तो cos 0 डिग्री कितना होता है, +1 होता है। तो ग्राफ बनेगा 2a sin kx, 2a sin kx, ठीक है। 2a sin kx का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2a sin kx। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a, और ये मैंने ग्राफ बनाया है y और x का, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब देखो जब मैं टाइम t इक्वल t/4 पे बनाऊंगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो ग्राफ 2a sin x मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर विल बी 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा ग्राफ। ये ब्लैक लाइन को देखो 0 पे चल रही है ब्लैक लाइन, ठीक है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ग्राफ किस किस का है, y और x का, तो भाई y का वैल्यू 0 हो गया ना, नहीं समझे? अरे भैया ये पूरी आपके पास क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट और x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये पूरा ग्राफ आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। पूरा ग्राफ आपके पास क्या हो गया भाई साहब, 0 हो गया। समझ में आता है? चलो फिर देखो, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता देते हैं भाई। देखो फिर देखो फिर समझो। अब क्या कर रहा हूं, टाइम t इक्वल t/2 पे 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1, जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2a sin x, यानी कि -sin x का ग्राफ बनेगा, -2a sin x, और एम्पलीट्यूड कितना है, ये भी मेरा बेटा 2a एम्पलीट्यूड है, ठीक हो गया। वही y और x का ग्राफ है। अच्छा अब जब 270 डिग्री आएगा, cos 270 डिग्री या -90 डिग्री भी 0 ही होता है, तो फिर 2a sin x मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर फिर से क्या हो गया भाई, 0 हो गया। अच्छा जब 360 डिग्री डालूंगा, cos 360 डिग्री 1 होता है, तो वापस 2a sin x का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ वापस मेरे पास। अब देखो ये मेरा बेटा आपके पास स्टैंडिंग वेव का मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, किस किस का मेरे बच्चे, नेट डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के दरमियान में। अब आप समझो कि आपको ना ये सारी चीजें बता क्या रही हैं, ये इनकी तकरीबन हाइट सेम होनी चाहिए, एक मिनट तो देखो समझो, ठीक है। चलो अब देखो मेरा बेटा यहां पे आपको क्या बता रहा है। अब आप पहले तो ये समझो, ये जो ये x पे लिया हुआ है ना, ये क्या है, x से मुराद क्या चीज है, x से मुराद है मेरा बेटा पोजीशन। अब आप नोट करो जरा यहां पे, अगर ये रस्सा है, इसमें करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल की जो डिफरेंट या एक से चीज दूसरे से मुख्तलिफ है वो उसका एड्रेस है, कि x इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल, x इज इक्वल टू 1 पे दूसरा, x इज इक्वल टू 2 पे तीसरा। गोया कि ये सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, यानी टाइम t इक्वल 0 पे ये पार्टिकल की तस्वीर है, टाइम t इक्वल t/4 पे ये पार्टिकल की तस्वीर है। नहीं समझे? फिर सुनो, स्ट्रिंग था, आप उसको ऐसे 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 कर रहे थे, इंसिडेंट वेव ऐसे जा रही है, दीवार से टकरा टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे आ रही है, दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, दोनों आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। आप सामने खड़े हुए हो कैमरा लेके, आपने तस्वीर ली छपाक, टाइम t इक्वल्स 0 पे, जब आपने टाइम t इक्वल 0 पे तस्वीर ली तो ये सूरत हाल नजर आ रही है, ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, गौर से देख लेना, ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। गोया एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर, एक पार्टिकल मीन से ऊपर, एक दूसरा मीन से और ऊपर, एक पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है एक्सट्रीम पे, फिर मीन से एक्सट्रीम से नीचे, मतलब ये सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं एट टाइम t इक्वल 0। फिर आपने टाइम t इक्वल कैपिटल T/4 पे फिर एक तस्वीर ली आपने, अब सारे पार्टिकल कहां हैं, मीन पर है। फिर तस्वीर ली आपने टाइम t इक्वल T/2 पे या 2T/4 पे, अब जो पार्टिकल पहले ऊपर थे अब वो नीचे हैं, जो पहले नीचे थे अब वो ऊपर है, जो पहले ऊपर थे अब वो नीचे, ये नजर आ रहे हैं। फिर तस्वीर ली टाइम t इक्वल 3T/4 पे, फिर से मीन पर है। फिर तस्वीर ली आपने कब, एट टाइम t इक्वल 4T/4, ये पूरे टाइम पीरियड के बाद, तो वापस पहली वाली सूरत हाल रिपीट हो रही है। पहले तो ये समझ लो ये ग्राफ बता क्या रहा है, सही। फिर चलते हैं कि इसमें हो क्या रहा है ये। अब देखो पहले आप कुछ पार्टिकल्स को नोट करो यहां पे जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। इस पार्टिकल को देखो, ये समझ गए ना भाई ये पार्टिकल है। फिर सुन लो, देखो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, इंसिडेंट वेव बन रही है, वो इंसिडेंट वेव जा रही है दीवार तक, दीवार से टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, और पूरे स्ट्रिंग पर आपके पास इंटरफेरेंस हो रही है, किन की, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आइडेंटिकल वेव्स की। तो पूरे स्ट्रिंग में आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वो जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की आ रही है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, वो आप यहां पे स्टडी कर रहे हो। तो आपने टाइम t इक्वल 0 पे तस्वीर ली, ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। फिर टाइम t इक्वल T/4 पे ये डिफरेंट ग्राफ्स आ गए। अब मैं कह रहा हूं आप इसमें ना कुछ पार्टिकल्स को गौर से देखो, इस पार्टिकल को देखो,
इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, सिमिलरली इस पार्टिकल को देखो। सही हो गया। अब यहां पे भी देखो, इस पार्टिकल को देखो, इन्हीं पार्टिकल को देखना जिनकी बात चल रही है, देखो गौर से, इसको भी देख ले भाई गौर से। फिर इसी को देखो, गौर से देखते जाओ, इनको ऑब्जर्व करो, क्या नजर आ रहा है। ये वाले पार्टिकल्स कुछ कुछ आपके जैसे हैं भाई, कुछ कुछ आपके जैसे हैं। क्यों? देखो, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, चेक करो। ये वाले इनके अगल बगल वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इनके अगल बगल वाले नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये टाइम t इक्वल 0 पर भी मीन पोजीशन पर थे, टाइम t इक्वल t/4 पर भी मीन पर थे, टाइम t इक्वल t/2 पर भी वहीं थे। ऐसे ढीठ पार्टिकल्स हैं। 3t/4 पर भी वहीं, 4t/4 पर भी वहीं। नोट करो, नजर आए पार्टिकल्स। गोया कि जब आपके पास दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई इंटरफेयर करती हैं, तो जिस मीडियम में इंटरफेयर करेंगी वहां पे कुछ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे। उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। ध्यान में रखना ये बात, अगर आगे कभी बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे फिजिक्स पढ़ो, जब मैं कहता हूं नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब मैं एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम मान के चल रहा हूं आइडियल सिनारियो में। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो इनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमारे कोर्स का डोमेन नहीं है, ठीक है। हां, तब भी इनकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी बाकी सबके मुकाबले में, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हमारे कोर्स में, तो आप देखो कुछ ढीठ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। आप किसी भी टाइम पे चेक करो भाई, आप इसके बराबर में ये ग्राफ दोबारा बना लो, फिर क्या होगा? आप अगले उसमें शुरू करोगे तो भाई आप बोलोगे टाइम t इक्वल t पे चेक किया, फिर t प्लस t/4, t प्लस 2t/4, t प्लस 3t/4, t प्लस 4t/4, यही पूरा ग्राफ एज इट इज दोबारा छप जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपके पास कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ढिठाई के साथ अपनी मीन पोजीशन पर बैठे हुए। अब आप नोट करो, अब मैं मजीद कुछ पार्टिकल्स को बता रहा हूं। देखो, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन से ऊपर गया, इसके बाजू वाला पार्टिकल भी अपनी मीन से ऊपर गया, लेकिन ये वाला पार्टिकल देखो मीन से सबसे ऊपर गया। इसकी बात कर रहा हूं, देखो और से, ये वाला पार्टिकल जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखो मीन से सबसे ऊपर गया है, चेक करो। इसी तरह यहां देखो, ये वाला पार्टिकल मीन से नीचे गया, ये वाला भी मीन से नीचे गया, लेकिन ये वाला मीन से सबसे नीचे गया है, चेक कर रहे हो? अच्छा, अब यहां देखो जरा, ये वाले पार्टिकल को देखो, यही वाला पार्टिकल यहां भी मीन से सबसे नीचे जा रहा है, चेक करो। जो पार्टिकल मीन से सबसे ऊपर गया था वही पार्टिकल मीन में सबसे नीचे भी जा रहा है। यहां देखो, जो पार्टिकल मीन में सबसे नीचे गया था वही पार्टिकल मीन से सबसे ऊपर भी जा रहा है। फिर देख लो, यहां भी देख लो, जो पार्टिकल मीन से सबसे ऊपर गया था वही पार्टिकल मीन से सबसे नीचे भी जा रहा है। जो पार्टिकल मीन से सबसे नीचे गया था वही पार्टिकल मीन से सबसे ऊपर भी जा रहा है। सर ये हो क्या रहा है? समझो समझो समझो। आपके पास ये जितने पार्टिकल्स हैं ये सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं सिवाय इन ढीठ पार्टिकल्स को छोड़ के। ढीठ पार्टिकल्स किनको कह रहा हूं? जो कि डिस्प्लेसमेंट जिनकी 0 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा दोनों वेव्स का तो ये वाले पार्टिकल जो ग्रीन से बनाए हैं, जिनको मैं ढीठ पार्टिकल्स कह रहा हूं, ये भी ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। वो हमारे कोर्स डोमेन में नहीं है। तो यहां पे जो ढीठ पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। इनके अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? SHM कर रहे हैं। लेकिन 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 खास बात क्या है? इन सब के SHM का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। वो एम्पलीट्यूड इनकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्या बात बोली सर? बहुत गहरी बात है, दोबारा सुनो। जितने पार्टिकल्स हैं सब SHM कर रहे हैं। सर कैसे साबित करें? पहले देखो, इसको देखो, ये पार्टिकल जब कहानी शुरू हुई टाइम t इक्वल 0 पे जितना ऊपर जा सकता था उतना ऊपर था ये पार्टिकल। ये मान लो मीन है, मीन से ऊपर यहां था जब टाइम t इक्वल, पहले इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां था। आपने टाइम t इक्वल t/4 पे देखा, मीन पर है, चेक करो। टाइम t इक्वल 2t/4 पे देखा, मीन से नीचे आ गया है। देखो गौर से, इस पार्टिकल की बात कर रहा था ना पहले वाले की, देखो ये आया हुआ नीचे, जितना ऊपर गया था उतने क्या हो गया? नीचे आ गया। फिर देखो, ये मीन पोजीशन है, ये इस पहले रेड की बात कर रहा हूं, यहां पे था टाइम t इक्वल t/4 पे, यहां आया मीन पे, फिर 2t/4, फिर
3t/4, चेक करो चेक करो चेक करो, फिर 4t/4। तो भैया यही तो आपके पास SHM होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है पार्टिकल या नहीं आ रहा? ऑसिलेशन क्या होती है? जहां से शुरू वहीं पे खत्म, दोनों एक्सट्रीम को एटलीस्ट एक बार टच करेगा। तो देखो यहां से शुरू हुआ था t = 0, t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। अगले वाले को देखो, वो भी SHM कर रहा है, लेकिन वो स्टार्ट इससे थोड़ा ऊपर से हुआ था। अगले वाले को देखो, इसको देखो, इसको t = 0, t/4, जितना ऊपर था उतना ही नीचे, 2t/4, 3t/4, 4t/4। बोलो भैया कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? ये आपने क्या देखा अभी? ये कैसे बना ये अभी देखेंगे, मजीद एक तरह से भी देखेंगे, पहले सिर्फ फील करो। नंबर एक बात, जब आपके पास दो आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेम मीडियम मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो आपके पास स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं। स्टैंडिंग वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता। नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि एक वेव अपने साथ एनर्जी एक डायरेक्शन में लेके जा रही है, एक वेव अपने साथ एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो नेट ट्रांसफर जीरो हो रहा है। समझ आ रही है? नेट ट्रांसफर जीरो हो रहा है। एक डब्बा है, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लग रही है, 10 यहां से लग रही है। आप ये नहीं कहोगे डब्बे में फोर्स नहीं लग रही, भाई लग रही है, दो लग रही है, लेकिन नेट फोर्स कितनी है? जीरो। एक वेव एनर्जी ऐसे लेके जा रहा है, एक वेव एनर्जी ऐसे लेके जा रहा है, और जब फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? फिर आपने देखा जब इंटरफेरेंस पैटर्न होता है तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, वेव के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। कुछ पार्टिकल दरमियान में ऐसे हैं जो कि ढीठ पार्टिकल्स हैं, किसी भी टाइम पे उनको चेक करोगे उनकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी। ये कहलाती हैं पोजीशन ऑफ नोड्स। क्या कहलाती हैं? नोड्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। सारे SHM कर रहे हैं, लेकिन एक बराबर एम्पलीट्यूड से नहीं। हर एक का एम्पलीट्यूड क्या है? अलग अलग है। किसी का एम्पलीट्यूड कम, किसी का ज्यादा, किसी का मैक्सिमम। यानी कि आप यह भी कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है नोड से लेके एंटी नोड तक। एंटी नोड क्या है? पार्टिकल्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पार्टिकल्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंटी नोड क्या है? पार्टिकल विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सबसे बड़े एम्पलीट्यूड वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका आपके पास होता है एम्पलीट्यूड। एंटी नोड्स कहलाते हैं वो। एंटी नोड्स को हम पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह रहे होते हैं। क्यों सर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था? दो वेव्स का इंटरफेयर करना ताकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। नोड्स को हम पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। क्यों? दो वेव्स का इंटरफेयर करना ताकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? अब सर इसी चीज को आप जरा ना इक्वेशन से भी साबित कर दें। इक्वेशन देखो जो अभी हमने पढ़ी है, आपने बोला नेट इक्वेशन जो है या नेट डिस्प्लेसमेंट जो है मीडियम के पार्टिकल्स की, दैट इज 2a sin x cos ओमेगा t। अब चेक करो बच्चे, ये जो कुछ आपके पास cos ओमेगा t के पीछे लिखा हुआ है ना, ये मेरा बेटा आपके पास पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द एम्पलीट्यूड। अब आप देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये आपका एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट है। ये आपका एम्पलीट्यूड क्या है? पोजीशन डिपेंडेंट है। देखो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यही वजह है ये जो नोड है, देखो अगर गौर से सुन लेना बात को अच्छे से, अगर kx का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाए, अगर kx का वैल्यू ऐसा हो जाए कि साइन का फंक्शन जीरो हो जाए, सोच के देखो, साइन का फंक्शन जीरो हो जाए तो cos ओमेगा t कुछ भी होता रहे, 2a कुछ भी होता रहे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। फिर सोचो ये x क्या है? पोजीशन के पार्टिकल मीडियम का किस पोजीशन पर सिचुएट हुआ हुआ है। अगर x का कोई ऐसा वैल्यू आए कि जिसकी वजह से साइन का फंक्शन जीरो आंसर दे रहा हो, तो 2a कुछ भी होता रहे, cos ओमेगा t कुछ भी होता रहे, मल्टीप्लाई करने पे आंसर विल कम आउट टू बी जीरो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नोड्स है ना, ये ऐसी पोजीशन है जहां पे साइन की x का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। तो इनका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे आप देखते हो तो वो क्या आ रहा होता है? जीरो आ रहा होता है। क्लियर है? ये जो आपके एंटी नोड्स हैं, ये ऐसी पोजीशन है जहां पे साइन की x का वैल्यू मैक्सिमम होता है, या तो +1 या -1, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा होता है? गिवन टाइम पर मैक्सिमम आ रहा होता है। बोलो भैया कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? हाँ या ना? तो आपके पास साइन के x का वैल्यू चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। क्लियर है? इतना हिस्सा कॉपी करो, इसको समझते हैं कि ये मजीद आपको कैसे बात समझाई जाए या ये मजीद कैसे बनेगा।
अब देखो मेरे बच्चे, जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है ना, इसी को समझने का एक तरीका और है या एक टेक्निक और है इसी को देखने की, जो भी आप पढ़ के आए हो। इन ग्राफ को जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए बस जहन में रखना। पूरी बात, इंसिडेंट वेव चल रही है, वहाँ से जाके टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ रही है, पूरे स्ट्रिंग में, पूरे मीडियम में, हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रही है। दो आइडेंटिकल वेव्स की जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं और स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। अब वो जो स्टैंडिंग वेव वहाँ देखी थी हमने, जो मैंने आपको इनके रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट से बताई थी, 2a sin kx cos ओमेगा t, इसी को मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। सर डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स से मुराद, देखो जब मैंने तस्वीर ली एट टाइम t इक्वल 0, फिर बच्चे एट टाइम t इक्वल t/4, फिर मेरा बेटा एट टाइम t इक्वल 2t/4 यानी कि t/2, फिर मेरे बेटे एट टाइम t इक्वल्स 3t/4, फिर बच्चे एट टाइम t इक्वल्स कैपिटल T। अब देखो शुरू में यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आपको ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, ये है आपके पास a sin kx माइनस ओमेगा t, इसका एम्पलीट्यूड a है। यह है आपके पास a sin kx प्लस ओमेगा t, ये एक डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव x के अलोंग, ये नेगेटिव x के अलोंग जा रही है। जब बच्चे ये इंटरफेयर करेंगी तो आप नोट करो, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये कुछ ऐसे आपके पास बनाएंगे, नज़र आ रहा है ये चीज़। ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, इसको थोड़ा सा और, ये ऐसे जाएगा। ये जो मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है इसका, ये 2a है इस वाले पॉइंट का, इसका ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, चेक करो। ये पार्टिकल जितना अपने अपने मैक्सिमम पे जाना चाहते थे वो चले गए हैं, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। ये वाला सबसे ऊपर है 2a, एंटी नोड आपका कहाँ पे आ रहा है 2a पे। देखो इसका एम्पलीट्यूड a था, इसका एम्पलीट्यूड a था। सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है? इस पार्टिकल की हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो ये बात समझना, सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड किसका है? एंटी नोड वाले पॉइंट का है। अच्छा, यहाँ पे नोड वाले पॉइंट को भी देख लो, वो कहाँ पे है? अपनी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। अब यहाँ देखो, अब देखो बच्चे, इस वाली वेव को मैंने आगे किया। देखो जब मैं इसको आगे करूंगा तो क्या होता है, यहाँ पे आप एक वेव अपने पास जरा कंप्लीट करके चेक कर लो। जब मैं इसको आगे करूंगा तो बेटे 1/4 पार्ट ये वाला ऐड हो जाएगा आगे जाके। देखो ये 1/4 पार्ट आपके पास ऐड हो गया आगे, चेक कर, ऐसे वेव को खींचा। और जब इसी वेव को यहाँ से खींचूंगा तो इसका क्वार्टर पार्ट निकल जाएगा। देखो ये वेव बना दी मैंने दोबारा से। अब देखो जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, जितना यहाँ ऊपर है उतना यहाँ, जितना ये ऊपर उतना ही नीचे, जितना ये ऊपर उतना ही नीचे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपके पास क्या आएगी मेरा बेटा? ऐसे 0 आ रही होगी, ऐसे 0 डिस्प्लेसमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास कैंसिलेशन हो गई ना। चेक करो, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना नीचे से कैंसिलेशन हो गई। अब यहाँ चेक करो, फिर इसको एक स्टेप आगे ले गए तो भाई यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एक क्वार्टर वेव और ऐड हो जाएगी, तो ये ऐड हो गई। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? स्रोतयाल चेक करना, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो ये देखो ये इस तरह से ऐड हो रहा है, चेक कर रहे हो। और इसमें भी ये 2a, यानी कि जो यहां पे आपके पास 2a ऊपर गया था वो यहां पे आपके पास 2a कहां आया मेरा बेटा? नीचे आया है, चेक कर रहे हो। और जो कुछ पार्टिकल यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 पे थे, वो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 पे है, वो यहां पे भी क्या आ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, फिर इसको आगे ले गए तो भैया एक क्वार्टर यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो भाई देखो एक क्वार्टर ऐड हो गया। यहाँ से इसको इधर लेकर गए तो ये एक क्वार्टर निकल जाएगा, एक क्वार्टर निकल गया। अब देखो जितना नीचे उतना ऊपर, यहाँ जितना नीचे उतना ऊपर, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपके पास क्या आएगी भाई साहब? 0 आ जाएगी। चेक कर रहे हो, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई मेरा बेटा? यहाँ पे आपके पास 0 आ गई। अच्छा, यहाँ देख लो, फिर आप इसको आगे ले गए तो भैया यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एक क्वार्टर ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया एक क्वार्टर। इसको यहाँ ले जाएंगे, ये वाला क्वार्टर निकल जाएगा, ये बन गया आपके पास। अब देखो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, गोया आपके पास ये इस तरीके से सूरत बन रही है। और यहाँ देखो, जो आपके पास यहाँ पे एंटी नोड था वही आपके पास यहाँ पे एंटी नोड है, यानी कि जो मैक्सिमम ऊपर जा रहा था वही मैक्सिमम नीचे जा रहा है। ये चेक करो बच्चे, वही ग्राफ है जो मैंने यहाँ से आपको पहले बनाना सिखाए थे। आप देखो आपको समझ में क्या आई है। जब कभी भी आपके पास दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आपस में इंटरफेयर करेंगी तो आपके पास मीडियम में हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगी और आपके पास स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। स्टैंडिंग वेव क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। पहली बात, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रेवलिंग वेव जैसा है? नहीं। ट्रेवलिंग वेव के अंदर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक जितना था, सबने एक जितना ऊपर जाना था।
यहां पे ऐसा नहीं है, कोई पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाता है, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, और कोई कोई पार्टिकल तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर ही रहता है। तो पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती हैं? पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं नोड्स। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कहलाती हैं एंटी नोड्स। ध्यान में रखेंगे, क्लियर है? एक और चीज नोट करना, स्टैंडिंग वेव का एक बड़ा खूबसूरत एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है। ये जितने पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, क्या इसके अंदर हर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी एक बराबर होगी? एसएचएम का कॉन्सेप्ट याद करो। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती थी? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आते थे। क्या सबकी एक जितनी होगी? नहीं। क्यों भैया? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा एक्स नॉट या ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। जब सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो अल्टीमेटली सबकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग अलग। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ऑफ मीन पॉइंट? एंटी नोड्स की होगी। अभी पिछले साल प्रयास के पेपर में क्वेश्चन आया है, क्लियर है? सिमिलरली मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड करती है? एक्स नॉट पे। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड की, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, सबसे ज्यादा वेलोसिटी। फिर मैंने कहा नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा। हाँ, एनर्जी आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल में घूमती रहती है, यानी कि एनर्जी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी। कैसे? समझो। जब आपके पास ये वाली कंडीशन है तो सारी एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में है? पोटेंशियल में। क्यों? देखो, ये वाला पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल ने जितना ऊपर जाना था चला गया, इसने जितना ऊपर जाना था चला गया, ये सबसे ऊपर, जितना ऊपर, भाई जितना ऊपर जिसने जाना था वो चला गया। सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हैं, सबका एक्सट्रीम पॉइंट एक बराबर नहीं है, यही तो समझा रहा हूं। एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन से लेके एक्सट्रीम तक का फासला। तो भाई इस पार्टिकल का एक्सट्रीम यही है, अगले वाले का ये, अगले वाले का ये। सबसे दूर एक्सट्रीम किसका है? एंटी नोड का है, क्योंकि वहां साइन के एक्स का वैल्यू मैक्सिमम है, +-1 है। क्लियर हो गया? अभी इसको मजीद फील करेंगे मैथमेटिकली भी, टेंशन कोई नहीं है। देखो, क्लियर है? समझना, सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम में पहुंचेंगे, सारे पार्टिकल एक साथ नीचे नेगेटिव मैक्सिमम में पहुंचे, सारे पार्टिकल एक साथ मीन पर आएंगे। समझ रहे हो? देखो ये क्या हो क्या रहा है, समझो। ये इनको देखो और इनको देखो, ये मान लो मीन पोजीशन है, ये मान लो मीन है। यहां वाले पार्टिकल मीन पर थे, इसके इधर वाले पार्टिकल एक्सट्रीम ये मैक्सिमम पॉजिटिव पे थे, ये वाले मैक्सिमम नेगेटिव पे थे। एक साथ मीन पर आए, फिर यूं, फिर यूं। नजर आ रहा है? देखो, फिर देखो, इनको देखो, इनको देखो। ये वाले पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे, जिसने जितना होना था, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, जितना जितना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा सकते थे। और इसके बाजू वाले अपने मैक्सिमम नेगेटिव पे थे, जितना जितना जा सकते थे। टाइम क्वार्टर साइकिल गुजरा, सब मीन पर आ गए। फिर क्वार्टर साइकिल गुजरा, ये नेगेटिव में चले गए, ये पॉजिटिव में चले गए। फिर क्वार्टर साइकिल गुजरा, मीन पर आ गए। फिर क्वार्टर साइकिल गुजरा, साइकिल पूरा हो गया। सारे पार्टिकल एक साथ अपने मैक्सिमम पॉइंट्स पे जा रहे हैं, सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस हैं ट्रेवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में। ट्रेवलिंग वेव में कभी भी सारे पार्टिकल एक साथ मीन पर नहीं आते, कभी भी सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमा पे नहीं जाते, कभी भी सारे पार्टिकल एक साथ मिनिमा पे नहीं जाते। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। यहां पे या तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा या 180 होगा। देखो, इधर वाले सारे पार्टिकल्स इन फेज, इधर वाले सारे पार्टिकल्स इन फेज, ये वाले पार्टिकल इन से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सोचो आहिस्ता आहिस्ता। इधर वाले पार्टिकल सारे एक साथ पॉजिटिव मैक्सिमा पे जा रहे हैं अपने, सबका पॉजिटिव मैक्सिमा एक है ही नहीं, ये जितना ऊपर गया इसका इतना ही है, अगला वाला और ऊपर, अगला वाला और ऊपर, सब एक साथ अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचे। इन फेज पॉइंट्स एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीमा पे पहुंचते हैं या एक साथ पीक रीच करते हैं। ये वाले सारे पार्टिकल्स इन फेज एक साथ नेगेटिव मैक्सिमा पे पहुंचे, ये दोनों आउट ऑफ फेज, क्योंकि जब ये पॉजिटिव मैक्सिमा पे हैं तब ये नेगेटिव मैक्सिमा पे है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर हो गया? नोड्स एंटी नोड्स समझ लिए हमने, ठीक है। चलो इतना ऐसा कॉपी करो, नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन निकालना सीखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे,
नोड्स को हमने अभी क्या डिफाइन किया था, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को आप कहते हो नोड्स। आपने अभी देखा स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या है, 2a sin kx cos ओमेगा t, ऐसे ही है। आपके पास क्या मैं कह सकता हूं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तब आएगी, यानी कि नोड्स जो कि हैं आपके पास, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, आपके पास मिनिमम डिस्प्लेसमेंट तब आएगी जब साइन के एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। दिस इज द कंडीशन फॉर द पोजीशन ऑफ नोड्स। माजी में पूछा गया क्वेश्चन। अगर मैं यहां पे इसको इन्वर्स कर दूं तो के एक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन का वैल्यू 0 कहां पे होता है, चेक करो। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, बिल्कुल। साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, यानी कि पाई रेडियन। फिर साइन 360 डिग्री पे भी 0 होता है, यानी कि 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, और ऐसे ये चलता जाएगा, यानी कि n पाई। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब अगर मुझे यहां से x निकालनी है, पोजीशंस निकालनी है कि भाई किस 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 पोजीशन पे आपके पास नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। x क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एड्रेस ऑफ द पार्टिकल। k क्या है मेरा बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा विच इज द एंगुलर वेव नंबर x। ये हो गया, इसको मैं जनरल फॉर्मूले से कर लेता हूं, n इंटू पाई। क्लियर है, पाई से पाई मर गया। x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। चेक करो। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि हमेशा पोजीशन ऑफ नोड्स यही आएगी। ये इस एक्सप्रेशन के तहत निकाली है। इस एक्सप्रेशन में साइन के एक्स का फैक्टर आ रहा है। अगर सोचो कंपोनेंट वेव्स इस तरह की होती कि यहां पे cos kx का फैक्टर आता, तो मैं कहता cos kx इज इक्वल टू 0, फिर मैं करता kx इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 देखता cos 0 कहां होता है, तो पता चलता है वो पाई बाय 2 पे होता है, या 3 पाई बाय 2 पे होता है, या 5 पाई बाय 2 पे होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर। तो भैया रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट का फील करते चलना। समझ आ गई बात की, ये हो गया। तो ये पोजीशन ऑफ नोड्स इस केस के लिए। तो पोजीशन ऑफ नोड्स तो कहीं भी हो सकती हैं, आप कॉन्सेप्ट को फील कर लो कि कहां होंगी नोड्स की। नोड्स वो जगहें होंगी जहां पे आप जब ये हरकत कर रहे हो, सामने से बंदा किसी भी लम्हे स्नैपशॉट लेगा तो वो पॉइंट्स हमेशा अपने मीन पोजीशन पर होंगे, ना मीन से ऊपर होंगे ना मीन से नीचे। एंटी नोड्स क्या होंगी, जिस लम्हे भी आपके पास तस्वीर ली जाएगी, एंटी नोड वो पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करके बैठा हुआ होगा। क्लियर हो गया। एंटी नोड वाले की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, जो अभी हमने ग्राफ पढ़े थे इसके अंदर देखो कहां कहां पे आपके पास एंटी नोड था। अगर n का वैल्यू 0 डालें तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 1 डालें तो लैम्डा बाय 2 आ रहा है, 2 डालें तो 2 लैम्डा बाय 2 आ रहा है विच मीन्स लैम्डा, 3 डालें तो 3 लैम्डा बाय 2 आ रहा है, फिर 4 डालें तो 4 लैम्डा बाय 2 यानी कि 2 लैम्डा आ रहा है, और चलता जाएगा। ये थी मेरा बेटा हमारे पास पोजीशन ऑफ नोड्स। चेक कर लें क्या ये जो हमने निकाला है ये सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था y नेट का और x का, तो बच्चे वो ग्राफ कुछ ऐसा था, याद ही आ रहा होगा आपको ग्राफ। तो अभी ताज़ा पढ़ के आए ग्राफ, ये ग्राफ था कुछ। अब इसमें आप देखो जो हमने मार्किंग की थी आपके नोट्स में हुई भी होगी मार्किंग। ये नोट था मेरा बेटा, ये भी नोट था मेरे बच्चे, ये भी नोट था, ये भी नोट था, ये भी नोट था। ये ऐसे हीट पॉइंट्स थे जो कि ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। दे वर द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। चेक करो क्या ये x इज इक्वल टू 0 है। यस सर। ये देखो आधी वेव कवर हो गई ना, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पे दूसरा नोड आ गया, फिर लैम्डा बाय 2 कितना हुआ 2 लैम्डा बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू लैम्डा पे तीसरा नोड मैच कर रहा है, फिर लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 पे तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सॉरी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस चीज को मैंने आपको यहां से निकाल दिया। अब अगर आपको पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स निकालनी हो, क्या निकालना हो, पोजीशन ऑफ, अच्छा एक चीज और देखो बच्चे, ये आपके पास था पहला नोड, ये आपके पास था दूसरा नोड। दो नोड्स के दरमियान का फासला देखो कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2। एक चीज अपने पास कॉपी में नोट कर लेना, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 आएगा। एक और चीज नोट कर लेना, x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा नोड हो कोई लाजमी नहीं है, भाई समझ लो इसको। बहुत सारे टीचर्स इसको गलत पढ़ाते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 0 पे पत्थर पे लकीर है कि नोड होगा, कोई लाजमी नहीं है। ये इस इक्वेशन की बात चल रही है। अभी मैंने फिक्स एंड से करी थी ना, अभी फ्री एंड से भी आपको सिखा देता हूं एक बार। उसमें आप देखोगे नोड की पोजीशन चेंज हो जाएगी।
नोड कौन सी जगह है? वो जगह जहां पे डिस्प्लेसमेंट कम से कम होगी। वो तो कोई भी जगह हो सकती है। इस सवाल में ये जगहें आ रही हैं। हो सकता है अगर मेरी इक्वेशन चेंज हो जाती तो वो कहीं और आ रही होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पोजीशन अलग हो सकती है, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमेशा λ/2 ही रहेगा। ये ध्यान में रखना, ये फिक्स है। नोड कहीं भी आता रहे, दो कंसेक्यूटिव आजू बाजू में आने वाले नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2। देखो λ और 3λ/2 माइनस कर लो तो 3λ/2 माइनस 2λ/2, 2λ/2 लिख सकते हैं ना लैम्डा को, तो क्या बनेगा λ/2। दो कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले, ये दोनों, इसका इसके साथ नहीं कर देना। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? λ/2। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स को। एंटी नोड्स क्या होते हैं? एंटी नोड्स आर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड पे हो सकती है, या तो ऊपर या नीचे। तो आप बोलोगे साइन ये तब होगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड से ताल्लुक ही नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है, ये है एम्पलीट्यूड। ठीक, ये तो फेज है जो टाइम की वजह से वेरी कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये अब देखो ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, साइन के एक्स का वैल्यू जब मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगी। जब साइन के एक्स का वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि साइन के एक्स का वैल्यू +-1 में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब देख लेते हैं के एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स +-1। साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 डिग्री, साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या होता है? -90 डिग्री या 270 डिग्री। यानी कि इसको आप देखो ऐसे कह सकते हो, π/2 ये हो गया 90 डिग्री, साइन इनवर्स +1 वाला। साइन इनवर्स -1 का मतलब क्या हो गया? 3π/2। ये इसी को -π/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलो, फिर दूसरे साइकिल में आ जाएंगे तो 5π/2, फिर 7π/2। अब देखो क्या चल रहा है, π/2 का ऑड मल्टीपल चल रहा है, यानी आप बोलोगे 2n+1 इंटू π/2, 2n+1 इंटू π/2। समझ आ गई बात की? ये 2n+1 क्या है? ऑड नंबर जनरेट करने की मशीन। आप n की जगह कोई भी वैल्यू डालो, n इज इक्वल टू 0 डालो तो π/2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 डालो तो 2 1 2 + 1 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पाई। अगर एलसीएम ब्रेक करता हूं तो 2n/2 खत्म हो जाएगा और 1 के नीचे 2 बच जाएगा, तो n+12 इंटू पाई। के एक्स से इक्वेट कर दो उसको, के कितना है? 2π/λ इंटू एक्स विल बी इक्वल टू n+12 इंटू पाई। पाई से पाई मर गया, इसको वहां ले जाओ भाई। x will be equal to n+12 इंटू λ/2। एक तो पोजीशन ऑफ एंटी नोड लिखने का ये तरीका है, ये भी माजी में पूछा गया, आगा खान के एक पेपर का क्वेश्चन था कि पोजीशन ऑफ एंटी नोड इज गिवन बाय, तो ये आंसर था। एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली देख लूँ, ये था ना हमारे पास डायरेक्टली, अगर इसको डायरेक्टली कंपेयर करता तो क्या बनता? 2π/λ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, पाई से पाई मर जाता, ये वहाँ जाता, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, तो x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/4। ये भी एक तरीका है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 पे मौजूद है। क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। जरा देखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 का मतलब। यहां पर जरा डालना n इज इक्वल टू 0, यहां डाल लो, कहीं भी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? n इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा λ/4। पहला एंटी नोड है λ/4 पे, फिर n इज इक्वल टू 1 डालो तो 2 1 2, 2 + 1 3, दूसरा है 3 λ/4 पे, ऑड मल्टीपल है, तीसरा निकालोगे 5 λ/4। भाई यहां से भी यही आंसर आएगा, n इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 1/2 इंटू λ/2 λ/4, यहां पे डालेंगे 1 तो 1+12 3/2 तो 3 λ/4 हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो लोकेट करते हैं यहां पे, क्या ये बात ठीक भी है या नहीं? क्या आपको यहां पे नजर आ रहा है एंटी नोड? हाँ या ना? अरे भैया यही है ना सबसे ऊपर। तो अल्टीमेटली ये देखो, एक क्वार्टर वेव के बाद है तो λ/4, दूसरा कहाँ है? 3 λ/5, λ/4 λ/4 λ/4, यही नजर आ रहा है दूसरा मैक्सिमा। ये देखो ये नजर आ रहा है, 1 λ/4 2 λ/4 3 λ/4, 3 λ/4 पे आ रहा है ना सर? हाँ या ना? फिर 4 λ/4 5 λ/4 पे तीसरा नजर आ रहा है? हाँ या ना? दिख रहा है? ये है पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। फिर से देख लो, दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई आ रही हैं, सुपरपोज हो रही है, मिल रही हैं, स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। स्टैंडिंग वेव में क्या है? नेट एनर्जी ट्रांसफर 0 है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान में घूमता रहेगा। जब
एंटी नोड्स की फॉर्मेशन हुई भी है, यानी कि पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल है। जब सारे मीन पर आ गए, टोटल एनर्जी काइनेटिक है, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, यानी कि 2 बार सारी एनर्जी एक साइकिल में काइनेटिक बनेगी, एक ही साइकिल में 2 बार सारी एनर्जी पोटेंशियल बनेगी। देखो, टाइम t इक्वल 0 सारी पोटेंशियल, टाइम t इक्वल t/4 सारी काइनेटिक, टाइम t इक्वल 3t/4 सारी पोटेंशियल, टाइम t इक्वल्स कैपिटल T सारी काइनेटिक। सारे एक साथ मीन क्रॉस करेंगे, सारे एक साथ मैक्सिमा पे जाएंगे, पॉजिटिव मैक्सिमा या नेगेटिव मैक्सिमा, लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक बराबर नहीं होगा। सही है, नेट एनर्जी का ट्रांसफर 0 होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देख लो, जैसे 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का फासला था ना λ/2, ऐसे ही 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का फासला आपके पास होता है λ/2। कैसे भाई? ये पहला है ना λ/4 पे, दूसरा का है 3λ/4 पे, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे आएगा? 3λ/4 माइनस λ/4 क्या बन जाएगा? ये 2λ/4, 2 1 2 2 क्या बना ये? λ/2। नोड्स जिस तरह कहीं भी आ सकते हैं, एंटी नोड्स कहीं भी आ सकते हैं। भाई यहां पे एंटी नोड आ रहा है इस इक्वेशन के तहत, किसी और इक्वेशन में कहीं और एंटी नोड आ जाएगा, लेकिन 2 एंटी नोड्स के दरमियान का फासला कितना रहेगा? λ/2 ही रहेगा हमेशा। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का फासला क्या रहेगा? λ/2 हमेशा। एक नोड और उसके बिल्कुल बाजू में एंटी नोड के दरमियान का फासला हमेशा रहेगा λ/4, हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो नोड्स और दूसरे नोड कंसेक्यूटिव नोड के बीच का फासला λ/2, 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का फासला λ/2, नोड एंटी नोड के बीच का फासला λ/4, और नोड एंटी नोड आ कहीं भी सकते हैंगे। कॉपी कर लें, आगे चलते हैं। अब बच्चे, 1-2 क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट जो मैंने आपको यहां पे साबित करना था वो साबित कर दूं। मैंने ऐसे बताया था ना, स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन है वो कंपोनेंट वेव पे डिपेंड करती है, उसको मैं साबित करा देता हूं आपको फ्री एंड से करा के। अभी फिक्स एंड से तो हमने देख लिया। दूसरी चीज, अगर आपसे ट्रेवलिंग वेव्स और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंसेस बोले जाए तो भाई डिफरेंसेस देख लो। ट्रेवलिंग वेव एनर्जी ट्रांसमिट करती है एक डायरेक्शन में, स्टैंडिंग वेव के लिए नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 0 है, क्योंकि दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। तो ये जो इनकी इंटरफेरेंस की वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो किसी भी साइड के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज, ट्रेवलिंग वेव के अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनके दरमियान में कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है 0 से लेकर 2π के बीच में, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है। यहां पे जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। 2 नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका फेज हमेशा 0 डिग्री होगा। जैसे शुरू में ये देखो, इन 2 नोड्स के बीच में सारे अगर ऊपर जा रहे हैं तो सभी ऊपर जा रहे होंगे, सब एक साथ मैक्सिमम पे पहुंचेंगे। हाँ, सबका मैक्सिमम अलग अलग होगा। इसके बाजू वाले में 2 नोड्स के बीच में सब नीचे जा रहे होंगे। तो यानी कि अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये नोड A है, ये नोड B है, ये नोड C है। नोड A और B के बीच में अगर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ऐसे समझिएगा, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और ये नोड है तो नोड पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होती है। तो यहां पे क्या होगा? इस वाली जगह पे क्या होगा? इस वाली जगह पे पार्टिकल्स कहाँ होंगे भाई साहब? पार्टिकल्स आपके पास नीचे जा रहे होंगे, ऐसे समझिएगा ये बात को, ये बात को। यानी कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज होंगे 0 डिग्री, ये सारे भी आपस में इन फेज होंगे 0 डिग्री, लेकिन इन दोनों का आपस में जो फेज होगा वो 180 डिग्री, क्योंकि ये इसके मुकाबले में ऑपोजिट है। जब ये पॉजिटिव मैक्सिमा पे जा रहे हैं, ये नेगेटिव मैक्सिमा पे जा रहे हैं। क्लियर है? सिमिलरली ट्रेवलिंग वेव के अंदर हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पे हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पोजीशन डिपेंडेंट है, अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना बात की? ठीक है, तो ये सारे के सारे थे जो डिफरेंसेस थे। अब सिंपल सी एक चीज देख लेते हैं। मान लो मेरा बेटा यही हमारे पास इंसिडेंट वेव थी, a sin kx माइनस का ओमेगा टी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा हो तो मुझे बताना। वेव जा रही है ऐसे, a sin kx माइनस ओमेगा टी, और अब फ्री एंड है, वहां पे ऐसे छल्ला बनाया हुआ है, पोल के साथ है। फ्री एंड में क्या होता है? पार्टिकल ऊपर जाता है और क्रस्ट जाता है तो क्रस्ट ही वापस आता है। तो फ्री एंड के अंदर ना फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अगर जाने वाला वेव पॉजिटिव एक्स के अंदर है तो आने वाला वेव नेगेटिव एक्स के अंदर हो जाएगा। ये बन जाएगा a sin माइनस के एक्स माइनस का ओमेगा टी। समझिएगा बात को। हुआ क्या यहां पे? हुआ ये मेरा बेटा कि आपके पास यहां पे देखो क्या हुआ, सूरत हाल क्या हुई है। सूरत हाल ये हुई है, ये जाने वाली वेव थी, ये आने वाली वेव है। फ्री एंड है तो आगे प्लस पाई नहीं आया, बस यहां के एक्स प्लस में था और यहां पे के एक्स माइनस में हो गया। के एक्स का साइन पलट जाता है जब आपके पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पढ़ चुके हैं ये बात, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा a sin
माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा के एक्स प्लस का ओमेगा टी, ये बन जाएगा। माइनस को बाहर निकाल दो, साइन की प्रॉपर्टी, माइनस अपना बाहर आ जाता है, तो माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, यही बन जाएगी। अब देखो हो क्या रहा है, मैं ऐसे 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 किए जा रहा हूं, फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव भी आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। जब इसके ऊपर इंटरफेरेंस होगी तो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, अगर मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है तो वही तरीका होगा y1 प्लस y2। सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, अगर कंपोनेंट वेव चेंज होगी तो स्टैंडिंग वेव भी क्या होगी, चेंज, लेकिन फिनोमिना सेम रहेगा, ठीक है। तो y1 क्या दिया हुआ है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। y2 क्या दिया हुआ है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस ही होता है, तो ये बन जाएगा a साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी। परेशान नहीं होना, प्रोनिमल डेरिवेशन नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। अगर मैं a को बाहर ले लूँ कॉमन, तो साइन एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो बन जाएगा साइन एल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस एल्फा और साइन बीटा, ऐसे ही समझ आती है बात की हमें। और बीच में क्या आएगा, यहाँ पे अब माइनस साइन आएगा, ठीक है भैया। ब्रैकेट ओपन, साइन एल्फा प्लस बीटा, तो बन जाएगा भाई साइन एल्फा कॉस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो साइन एल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आएगा क्योंकि अभी मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया, और बन जाएगा बच्चे क्या, कॉस एल्फा और साइन बीटा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करी तो जनाब साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस प्लस जा माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, यही बन रहा है, यही बन रहा है ना भैया। अब देखो क्या मर रहा है ये ब्रैकेट है, क्या मर रहा है, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, हाँ साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी से साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी मर गया, ये क्या है, माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस जा प्लस, ओ भाई कोई काट ना देना, माइनस माइनस जा प्लस, तो क्या बनेगा, माइनस का 2 कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बन जाएगा माइनस का 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। देखो भैया ये आपके पास आ रही है अब रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे ना टाइम t इक्वल 0 पे, तो टाइम t इक्वल 0 पे आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये क्यों, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा, पाई बाई 2 पे साइन 90 डिग्री पे, सॉरी टाइम t इक्वल 0 पे जब आप प्लॉट करोगे ना, आई एम वेरी सॉरी, टाइम t इक्वल 0 पे करोगे तो ये ग्राफ बनेगा, ये क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर विल बी 0। जब आप साइन 90 डिग्री पे करोगे तो साइन 91 होता है, जब साइन 90 पे यानी कि टाइम t इक्वल t/4 पे प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा अब आपके पास। फिर जब इसको आप 180 पे ले जाओगे यानी कि 2t/4 t/2 पे करोगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा वापस, देखो। फिर जब आप 3t/4 पे जाओगे यानी कि 270 डिग्री पे जाओगे यहां पे, तो साइन 270 डिग्री होता है -1, वो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ये +2a cos kx का, +2a cos kx का। फिर ये है टाइम t इक्वल 0 पे, ये है t/4 पे, ये है t/2 पे, ये है 3t/4 पे, फाइनल जो t पे ग्राफ होगा वो वापस ऐसा बन जाएगा। अब आप नोट करो अब आप नोट करो, यहाँ पे ये जगह नोड्स हैं, ये जगह नोड्स हैं, देखो ये जगह हमेशा कैसी हैं, रेस्ट के अंदर है, चेक कर लो, ये जगह हमेशा क्या है, रेस्ट के अंदर है, यहाँ पे भी रेस्ट में है, यहाँ भी है, यहाँ भी रेस्ट में। और शुरू में यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है, एंटी नोड आ रहा है, क्लियर है। ये हमारे कोर्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको खुद से कराया ताकि आप फील करो कॉन्सेप्ट को। नोट्स में मैं इसका पूरा डिटेल भी डाल दूंगा, इनके नोट्स भी निकाल के दिखा दूंगा, इनके एंटी नोट्स भी निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन जो नोट्स मैंने पीडीएफ बना के डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाने से पहले आप एक काम करना, आप इनके नोट्स को खुद निकालना। नोट्स क्यों, तो कौन से हैं, ये जो बताए मैंने, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, सही, और जो मैंने जिस तरह ग्राफ बना के दिखाए थे ना, टाइम t इक्वल 0 पे सेम आ रहे थे तो वैसे ही ग्राफ बन गया, ऑपोजिट थे तो कैंसिल हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार करके देखना। फिर नोट्स निकालने के लिए cos kx को 0 से इक्वेट करना, cos इनवर्स 0 करना, cos इनवर्स 0 कहां होगा, π/2 पे, 3π/2 पे, निकालना पोजीशन ऑफ नोट्स, मैच करना आ रहा है नहीं आ रहा। फिर एंटी नोट्स
जब ये या तो +1 हो या -1। ये कब होता है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई पे। सही है, इस तरीके से करना है काम आपने। चलो भाई कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंशन किया है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके पास एक और यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, जो इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वो खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी है। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय 0.4 sin 0.5x cos 30t। x and y आर इन सेंटीमीटर्स। x और y किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में दिए। फाइंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेव स्पीड ऑफ द कंपोनेंट वेव्स। सबसे पहले तो आप नोट कर लो इसको जरा एक बार। आपको ये नजर आ रहा है जो आपकी स्टैंडिंग वेव है, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अच्छा देखो, ये वाली जो स्टैंडिंग वेव थी ना, ये हमने अभी क्लास लेक्चर में ड्राइव की है। इसकी जो कंपोनेंट वेव्स होती हैं वो कौन कौन सी थी? a sin kx माइनस ओमेगा टी, और फिक्स एंड पे थी ये। जब वापस आती है तो -kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई रेडियन, तो ये बन जाती थी y2 इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। अभी यही वाली आपके पास सिन बोर्ड की किताब में भी गिवन है और पुरानी फेडरल की किताब में भी गिवन थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको फ्री एंड वाला भी एक काम कराया, उसमें क्या आ रहा था? -2a cos kx sin ओमेगा टी। आप इसी को होमवर्क में अपने पास नोट करो और आप क्या काम करोगे, अगर आपके पास इंसिडेंट वेव होती, गौर से सुन लेना, इंसिडेंट वेव होती a sin ओमेगा टी माइनस kx, तो जब वो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट करती, कौन से एंड से? फिक्स्ड एंड से, तो बन जाती, गौर से देखना, a sin ओमेगा टी प्लस kx प्लस पाई रेडियन, हाँ या ना। फिर जब वो फ्री एंड से रिफ्लेक्ट करती तो ये बन जाती मेरा बच्चा a sin ओमेगा टी प्लस का kx। नजर आ रहा नहीं आ रहा? a sin ओमेगा टी नहीं आ रहा ना नजर? फ्री एंड से रिफ्लेक्ट करके बनती भाई a sin ओमेगा टी प्लस का kx। अगर ये इसके साथ इंटरफेयर करती तो क्या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आती? ये इसके साथ करती तो क्या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आती? ये करके भी लाजमी कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि आप ना पूरा कॉन्सेप्ट मतलब फील तो लो कि भाई हो क्या रहा है, कैसे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन चेंज हो रही है, ताकि जब मैं आपको नोट्स में लिख के दूं ना कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन अलग अलग हो सकती है और वो डिपेंड करती है कंपोनेंट वेव पे, तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा हो कि बात क्या की है यहाँ पे बिलाल भाई ने, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारे पास थी, अब देख लो यहाँ पे। अब अगर मैं यहां पे इसको देखो कंपेयर करता हूं, मुझे क्या क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। एक चीज नोट करो, जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव की है वही फ्रीक्वेंसी आपके पास किसकी होती है? कंपोनेंट वेव की होती है। कंपोनेंट वेव की फ्रीक्वेंसी और स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी एक बराबर होती है। एक ही टाइम पे दोनों का साइकिल पूरा होता है। जब यहां से एक साइकिल गुजरेगा, यहां से एक साइकिल गुजरेगा, तो ये स्टैंडिंग वेव भी एक साइकिल वाला काम करेंगे। कैसे? समझना, इसका एक साइकिल और इसका एक साइकिल तो समझते हो ना, ये एक साइकिल इधर से गया, ये एक साइकिल इधर आया। इसने क्या किया? देखो शुरू में याद था, टाइम t इक्वल 0, t इक्वल t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। एक साइकिल गया, एक साइकिल आया, इसने भी अपने क्या करा? एक साइकिल पूरा कर लिया। तो देखो फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो देखो भाई ओमेगा को देख लो, इसको इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आप देखो ओमेगा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है, तो ओमेगा बन जाएगा आपके पास 30 रेडियन पर सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई f, इसको 30 से इक्वेट कर दिया। f का वैल्यू चाहिए, f विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सिंप्लीफाई कर दिया, 2 1 2 15 क्या बनता है? 15/पाई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? हर्ट्ज। एक काम हो गया। एम्पलीट्यूड निकालना है भाई, इसको इससे कंपेयर करो, 2a विल बी इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। आसान हो जाए, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे, आपने उसको 2a से इक्वेट कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे जो a का वैल्यू था ना वो निकल के आ गया 0.2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड भी आ गया कंपोनेंट वेव्स का। वेव स्पीड आपने निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? वेव स्पीड। वेव स्पीड के लिए याद करो, हमने पढ़ा था वेव के, मेरा ख्याल है पहले या दूसरे लेक्चर में, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। सही, यहां से देखोगे तो नजर आएगा ओमेगा अपॉन k। साबित भी कर सकते हैं। ओमेगा क्या चीज होती है? 2 पाई f। k क्या चीज है?
2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई से 2 पाई मर गया, लेमडा ऊपर आ गया, क्या हो जाता है? एफ लेमडा होता है। तो वही तो है ओमेगा अपॉन के। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, ये साइन के एक्स है ना। अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, एक्स के पीछे क्या लिखा है? 0.5। तो के का वैल्यू आपको गिवन है मेरे बच्चे कितना? 0.5। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्या दिया हुआ है भाई? ओमेगा आपके पास दिया हुआ है 30। तो ओमेगा आपके पास दिया हुआ है 30 बस। और ये रेडियन पर सेकेंड है और ये क्या है? सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, सॉरी के जो है ये तो आपका पर रेडियन के अंदर होगा, पर रेडियन। एक्स आपका सेंटीमीटर में है। भाई के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर। कितनी वेव 2 पाई रेडियन में कंटेन हुई हुई है, तो पर रेडियन होगा इसका यूनिट। तो अगर वी निकालेंगे, वी क्या बन जाएगा? ओमेगा अपॉन के। ओमेगा है 30 और के है ये, तो 1/2 बन जाएगा बच्चे ये। सही है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरा बेटा? आपके पास आंसर क्या आता है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव स्पीड भी हो गई। अब क्या चाहिए? फाइनली कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन चाहिए, यहां पे लाके डाल दें वैल्यूज। y1 अगर मुझे निकालना है तो देखो a यानी कि 0.2, एम्पलीट्यूड 0.2 था ना बच्चे, 0.2 था। तो साइन के एक्स, के कितना है मेरा बेटा? 0.5 x माइनस का ओमेगा कितना है बच्चे? 30t। सिमिलरली y2 की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0.2 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्लियर हो गया बच्चे? हमने एक एक चीज इसमें सॉल्व कर ली। इस वीडियो को पॉज करो, सवाल को कॉपी करो और कम से कम 2 बार सवाल को अपने हाथ से करो अगले सवाल पर जाने से पहले। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन और मेंशन किया है। क्वेश्चन आया हुआ है गुलाम इसहाक खान 2015 के अंदर। कहता है वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। दोनों एंड पे फिक्स है तो जाहिर है स्टैंडिंग वेव बनेगी। कैसे? आप एक एंड पे प्लग करोगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, पल्सेस प्रोड्यूस होंगी, वो आगे जाएंगी, फिक्स एंड से टकराएंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वापस आएगी, सुपर इम्पोज होगा, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। कहता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ द एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन। नजर आ रहा है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। और हमें ये पता है ये जो आपके पास ओमेगा टी वाला फैक्टर होता है ये फेज डिफाइन करता है बच्चे। क्या डिफाइन करता है? फेज। फेज ये बताता है किसी भी गिवन टाइम के ऊपर पार्टिकल मीन पर है, मीन से पॉजिटिव मैक्सिमा की तरफ जा रहा है। कहां पर है? पॉजिटिव मैक्सिमा पर है। पॉजिटिव मैक्सिमा से मीन की तरफ आ रहा है तो कहां पर है? फिर नेगेटिव मैक्सिमा की तरफ जा रहा है, मीन की तरफ आ रहा है। ये पॉइंट बताता है कि कहां पर है। ठीक है, ये जो उसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब का सब यहां पे आपके पास क्या है मेरा बेटा? एम्पलीट्यूड है। क्लियर है? नजर आ रहा है आपके पास वही वाली इक्वेशन है जो अभी हमने डेरिवेशन में पढ़ी थी, यानी कि y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आ रहा होगा मैंने डेरिवेशन आपको क्यों कराई थी और वो होमवर्क क्वेश्चंस क्यों दिए, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब देखो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करो तो 2a की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो 2a विल बी इक्वल टू 4 विच मीन्स a विल बी इक्वल टू 2, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऐसा मेंशन है यहाँ पे। देखो कंपेयर करोगे, x के पीछे k होता है तो k की जगह पे यहाँ लिखा हुआ है मेरा बेटा π/15। ये हो गया आपका एंगुलर वेव नंबर। k का वैल्यू पुट कर देंगे 2 π/λ, सही है, इज इक्वल टू π/15। पाई से पाई मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा बेटा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 15 2 30 और यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, अच्छा आगे कहता है ये 96 पाई इंटू टी, इसको कंपेयर कर लो कॉस ओमेगा टी। तो मेरा बेटा ओमेगा की जगह पे आपको लिखा नजर आ रहा है 96 पाई, ये 96 पाई रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2 पाई एफ से मेरा बच्चे इसको इक्वेट कर दे, पाई से पाई मर गया, 2f हो गया ये। अब एफ का वैल्यू निकालना है तो भाई दूसरी तरफ बेच के डिवाइड कर दे, 96 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा तुम्हारे पास 48 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गई आपके पास। ये बेसिक बातें आपने कैलकुलेट कर ली। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है भाई, वो भी कर सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। एफ कितना दिया हुआ है? 48 साइकिल्स पर सेकेंड, या 48 पर सेकेंड। लैम्डा कितना दिया है मेरे बच्चे? लैम्डा आपके पास दिया हुआ है 30। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 48 0 0, 48 2 होता है 96 और 48 3 हो जाएगा आपके पास 144।
ये आ जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था और ये पर सेकंड में था, तो 1440 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कुछ बेसिक चीजें निकालनी जो हमने पिछले सवाल में भी देखी थी। अब देखते हैं पूछ रहा गया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और सवाल को एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करो। कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो 60 सेंटीमीटर लंबी आपकी स्ट्रिंग है, x इज इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल होगा, x इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे। कह रहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि एम्पलीट्यूड बताओ, किसका? उस पार्टिकल का जो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के ऊपर बैठा हुआ है। तो भाई आपको पता है एम्पलीट्यूड यहां से मिलता है, आप बोलोगे एम्पलीट्यूड इज 4 साइन ब्रैकेट में आएगा पाई x बाय 15। किस पार्टिकल का बताना है? अब आपने बताना है x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का। सही है भैया, तो बता देते हैं हम यहां से, देख लो, 4 साइन पाई मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में आ जाएगा 15। सिंप्लीफाई कर ले भाई, 5 1 जा 5 3 जा, साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 को बच्चे जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री पूछ रहे हैं यहाँ पे। साइन 120 डिग्री आपके पास होता है वही जो साइन 60 डिग्री होता है। सर ये सब बातें आपको कैसे पता चली? क्योंकि बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो इस चैनल पे मौजूद है, उससे पता चल जाती है। तो ये आ जाएगा बच्चे 4 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो 2 1 जा 2 2 जा, क्या आंसर आया भाई? 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये तो हो गया आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एट x इज इक्वल टू 5। आप एक काम करना, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के लिए भी निकालना, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के लिए भी निकालना, सेम तरीके से, ठीक है। भले कैलकुलेटर यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली कैंसिल होगा नहीं आपसे, आराम से। अच्छा, या अगर कैंसिल करने वाले चाहिए तो भाई कैंसिल करने वाले देख लो, कैंसिल करने वाले 2 पॉइंट्स ले लो, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, आसान हो जाएगा, कैंसिलेशन सिंप्लीफाइड रहेगी, ठीक है। अच्छा, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग। अब जिस बच्चे ने डेरिवेशन करी हुई होगी ना, वो ये बात समझ जाएगा नोड क्या है, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, ये मानते हुए कि चलो आपको अब तक समझ में नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखी मैंने, y इज इक्वल टू 4 साइन ब्रैकेट में आ गया पाई बाय 15 इंटू एक्स, और यहां आ गया आपके पास कॉस ऑफ 96 पाई इंटू टी। सही हो गया। अब बच्चे नोट्स क्या है? पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये तय नहीं करेगा पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्यों? इसका वैल्यू +1 से -1 तक जाता रहेगा। जब इसका वैल्यू +1 होगा नोड का, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जब इस पूरी चीज का वैल्यू -1 होगा नोड का, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यानी कि जब ये मैक्सिमम होगा नोड का, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और वो वजह है x पोजीशन, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। स्टैंडिंग वेव में कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, पार्टिकल्स मीडियम के कुछ ऐसी पोजीशंस पर मौजूद है जहां पे ये साइन kx का वैल्यू 0 आता है। अब चाहे ये मैक्सिमम हो, चाहे ये मिनिमम हो, चाहे ये +1 हो, चाहे ये -1 हो, चाहे ये 0.5 हो, चाहे ये 0.7 हो, कुछ भी होता रहे, इसकी जगह पे 0 आएगा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। समझ आ गई? फिर सुन लो, नोड्स है पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, वो ये तय नहीं करेगा ये +1 से -1 तक वेरी होता रहे, उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट ढीठपन के साथ 0 रहेगा। क्यों? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है साइन kx के फैक्टर पे, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे। कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे साइन kx सॉल्व करने पे आंसर हमेशा 0 देता है। इसकी वजह से वो कुछ भी होता रहे, ये कुछ भी होता रहे, ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, आंसर विल बी 0। तो यहां से आप निकालते हैं, तो आप बोलोगे ये नोट्स कौन सी पोजीशन पे होगा? जहां पे आपके पास साइन पाई बाय 15 इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा, जैसे भी सीखा था। साइन इनवर्स 0, तो देखो भाई पाई बाय 15 इंटू एक्स, और साइन इनवर्स 0 कर लिया आपने। अब बताओ साइन इनवर्स 0 कहां पे होता है? साइन 0 कहां पे होता है? साइन 0 पे 0 होता है, वेरी गुड। और 180 पे होता है, वेरी गुड। और 360 पे होता है, वेरी गुड। करते जाएंगे n पाई आ जाएगा यहां पे आपके पास। क्लियर है? n पाई, समझना, n पाई। अब देखो आगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, पाई बाय 15 इंटू एक्स को n पाई से इक्वेट करता हूं, पाई से पाई मर गया,
x का वैल्यू क्या निकालेंगे, x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 15n सेंटीमीटर, क्योंकि x इज गिवन टू बी इन सेंटीमीटर। यहां 0 पुट करो तो सबसे पहला नोड एग्जिस्ट करेगा 0 सेंटीमीटर पे, फिर 1 पुट करो, नोड एग्जिस्ट करेगा 15 सेंटीमीटर पे, फिर 2 पुट करो, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर, यानी कि हर 15 सेंटीमीटर के बाद आपके पास नोड एग्जिस्ट कर रहा है, हर 15 सेंटीमीटर के बाद नोड है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे? देखो मैंने कहा था ना 15 सेंटीमीटर पे डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड निकाल लेना। चलो अब देखो जरा, अगर आपने 15 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड निकाला होगा तो यहां आपने रखा होगा 15 से 15 मर गया होगा, साइन पाई होता है 180, साइन 180 0, एम्पलीट्यूड आया होगा 0। पॉइंट समझ में आया है? x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आंसर 0 आएगा। चेक करना है, x इज इक्वल टू 15 रखना, 4 साइन पाई, आगे कॉस का जो दिल करता है वैल्यू डाल देना। अरे भैया देख, ये क्वेश्चन है ना, यहां पे अगर तुम x की जगह 15 डाल दोगे तो भाई ये वाला फैक्टर ही 0 हो जाएगा, यहां कुछ भी आता रहे आंसर विल बी 0। तो यही तो नोट की खासियत है। एक और बात देखो, मैंने कहा था नोट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, जो भी साबित भी किया हमने, लेकिन दो नोट्स के दरमियान का फासला, दो कंसेक्यूटिव नोट्स के दरमियान का फासला क्या बताया था, λ/2 होगा हमेशा। लैम्डा आप निकाल चुके हो, ये रहा लैम्डा। तो λ/2 कितना आता है, 30 डिवाइड बाई 2, चेक करो कितना आता है, 15 सेंटीमीटर। अब चेक करो, दो कंसेक्यूटिव नोट्स के बीच का फासला 15 सेंटीमीटर, दो कंसेक्यूटिव नोट्स के बीच का फासला 15 सेंटीमीटर, अगला होगा 45 पे, 45 और 30, फिर 15 सेंटीमीटर। हर 15 सेंटीमीटर के बाद आपके पास नोड आ रहा है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है, दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं हर पॉइंट पे, और आपके पास स्टेशनरी वेव बन रही हैं जिसमें नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी लेके जा रही हैं, इसलिए। सेट है? तो नोट बता दिए हमने। इसी तरीके से आप एंटी नोट्स भी निकाल सकते हो, और आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। कैसे? ये फैक्टर जब मैक्सिमा होगा तब एंटी नोट बनेगा। क्यों? एंटी नोट क्या होता है? वो पॉइंट्स जिनकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है किसी भी गिवन टाइम पे, वो पॉइंट जिनकी डिस्प्लेसमेंट, देखो समझो, मान लो देखो, जो पार्टिकल मैंने कहा ना स्टैंडिंग वेव के अंदर पार्टिकल SHM करते हैं। देखो ये मान लो शुरू में सारे पार्टिकल थे अपनी मीन पोजीशन पे, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ऊपर गया, ये और ऊपर गया, ये और ऊपर गया, ठीक है, इस तरह से हो गए पार्टिकल, ये नोड वाले। कुछ टाइम के बाद आपने देखा ये वाला पार्टिकल भाई साहब और गया, ये वाला और गया, ये वाला और गया। सही है? नजर आ रहे हैं अब ये अब चेक करो जरा, ये देखो, ये आपके पास एक सूरत हाल है नोट, एक सूरत हाल आपको नजर आ रही है स्टैंडिंग वेव की। टाइम t इक्वल 0, कुछ टाइम के बाद, फिर कुछ टाइम के बाद ये टाइम t इक्वल t/4। अब देखो इस गिवन टाइम में जब आपने स्नैपशॉट लिया तो आपका ये जो पार्टिकल है ये इन सब में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पे था। यस सर। इसी का आपने स्नैपशॉट बाद में लिया, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पहले ये था, कुछ टाइम बाद ये हो गया। अब इसमें यही वाला पार्टिकल इन सब में सबसे ऊपर है। तो एंटी नोट क्या है? किसी भी गिवन टाइम पे जब वेव की तस्वीर ली जाएगी तो वो एंटी नोट वो पॉइंट है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बैठा होगा, वो पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट अपने आजू बाजू के मुकाबले में मैक्सिमम होगा, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। हमेशा वो एम्पलीट्यूड पे हो ये कोई लाजमी थोड़ी है। ये बात तो समझ में आ रही है ना? अरे भैया देखो समझो, अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका बिहेवियर क्या होता है? मीन से शुरू करेगा, मिसाल दे रहा हूं, कहीं से भी शुरू कर सकता है समझने के लिए। मीन से, तो भाई मीन से जा रहा है, अभी एम्पलीट्यूड थोड़ी आया, जब पॉजिटिव एक्सट्रीमा पे पहुंचेगा तब एम्पलीट्यूड पे आया, फिर जा रहा है मीन पे आ गया, फिर नीचे आ रहा है, आपने तस्वीर ले ली, अभी तो रास्ते में ही है। तो हो रहा क्या है स्टैंडिंग वेव में? क्या हो रहा है, ये वाली साइड की स्टैंडिंग वेव मान लो यहां पे थी, टाइम t इक्वल 0 पे अपने मैक्सिमा पे थी। अब ये पार्टिकल नीचे जा रहे थे, टाइम t इक्वल t/4 पे इन्होंने मीन पे आना था। सोचना समझो, मान लो टाइम पीरियड है 8 सेकंड, मिसाल दे रहा हूं, टाइम पीरियड कितना है 8 सेकंड, ठीक है। अगर टाइम पीरियड 8 सेकंड है तो t/4 कितना होगा 2 सेकंड, t/2 कितना होगा 4 सेकंड, 3t/4 कितना हो जाएगा 6 सेकंड, 4t/4 कैपिटल T कितना हो जाएगा 8 सेकंड टाइम पीरियड, ठीक है। समझना बात को आहिस्ता आहिस्ता। टाइम t इक्वल 0 पे तस्वीर ली, ये तस्वीर थी, इन दो नोड्स के दरमियान में अपने अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पे, इन दो नोड्स के दरमियान में अपने नेगेटिव मैक्सिमा पे। आपने अगली तस्वीर लेनी थी t/4 पे, तो ये सब मीन पे आ चुके होते, फिर t/2 पे करते तो ये ऐसे हो जाता, फिर 3t/4 पे करते तो मीन पे आते, फिर 4t/4 पे करते तो ऐसा होता। लेकिन आपने पहली तस्वीर ली टाइम t इक्वल 0 पे, अगली तस्वीर t/4 यानी कि
8/4 2 सेकंड में नहीं ली, 1 सेकंड में ली। तो 1 सेकंड में जब लोगे तो भाई अभी तो ये मीन की तरफ जा रहे हैं और ये भी मीन की तरफ आ रहे हैं, अभी मीन पे आए थोड़ी हैं। तो आप नोट करोगे इस गिवन टाइम में भी जो एंटी नोड वाला पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट अपने अगल बगल वालों से क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये मतलब है एंटी नोड का पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो एम्पलीट्यूड के बराबर नहीं होगी उस वक्त। एम्पलीट्यूड के बराबर कब होगी, अगर यहां से समझना है, एम्पलीट्यूड के बराबर तब होगा, पहले समझ लो एंटी नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंटी नोड क्या है, वो पोजीशन जिनका डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम अमंग ऑल द आजू बाजू वाले पार्टिकल्स। ये कब होता है, ये तब होता है बच्चे जब यहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, या तो +1 या -1। तो साइन π/15 इंटू kx को +1 से इक्वेट करोगे तो कब होता है, π/2 पे होता है। जब -1 से इक्वेट करोगे तो 3π/2 पे, तो π/2 3π/2 5π/2 7π/2 ऐसे करते जाना, 2n + 1 इंटू π/2। अब मैं क्या बता रहा था, जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है वो हमेशा अपने एम्पलीट्यूड पे हो, ये कोई लाजमी थोड़ी है, ये तो ये तय करेगा। जब सोचो एंटी नोड वाले पार्टिकल का यहां या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन यहां पर सोच के देखो, यहां पर अगर मिसाल दे रहा हूं, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब एंटी नोड वाला पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर है। अगर यहां +1 आ गया और यहां भी +1 था तो पॉजिटिव मैक्सिमम पे है। अगर यहां -1 आ गया तो नेगेटिव मैक्सिमम है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, सोच के देखो। टाइम t = 0 पे cos 0 डिग्री +1 होता है, और यहां मान लेते हैं एंटी नोड वाले पार्टिकल का +1 था, ये तो पता है ना, ये तो +1 होगा या -1 होगा। तो ओवरऑल मैक्सिमम +4 पे बैठा हुआ था, ये भी 1 ये भी 1, तो 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर पे बैठा हुआ है। यहां पे तो +1 ही रहेगा, लेकिन टाइम t = t/4 के बाद ये हो जाएगा π/2। मतलब अगर ये इस तरह का होता ω t, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर ये जनरल ओमेगा होता तो यहां पे t/4 के बाद ये कितना हो जाता, π/2 हो जाता, ठीक है। तो ये cos 90 कितना होता, 0। अब वो मीन पे आ गया। सोचो हो क्या रहा है, टाइम t = 0, t/4 फिर t/2 फिर 3t/4 4t/4। कॉन्सेप्ट का फील आया है, मुझे बताना ही बात लाजमी, ठीक है। तो इसके अंदर ना पोजीशन आपने निकालनी है, किसकी वाली, एंटी नोड्स वाली, वो आपका काम हो गया। आगे इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेव्स। अब भैया ये भी आपकी वही वाली इक्वेशन है जो हमने क्लास में डेरिवेशन की थी अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में। तो अब अल्टीमेटली अगर आपने इसकी कंपोनेंट वेव लिखनी है तो भाई वही वाली आपकी कंपोनेंट वेव बन जाएंगी बच्चे। y1 = a sin kx - ωt, फिक्स एंड से जाके टकराएगा, पलटेगा तो -kx - ωt + π हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा भाई a sin kx + का ωt, ये बन जाएगा आउट के। वैल्यूज पुट कर दो भाई साहब। y1 = a कितना दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है 2 sin kx, k कितना है भाई, π/15, तो π/15 इंटू x माइनस का ओमेगा कितना है भाई, 96 π इंटू t, एक इक्वेशन। y2 = 2 sin, आगे π/15 इंटू एक्स प्लस का 96 π इंटू टी, ये हो गया। सही है भैया, ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्टैंडिंग वेव्स का या स्टेशनरी वेव्स का। जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको लाजमी अटेम्प्ट करना, और उसके बाद मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का लेक्चर देखना, जो कि एक और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, और आपको कॉन्सेप्ट का एकदम फील आएगा कि स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स हम कैसे फॉर्म कर रहे थे।